नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। करियर के मौक़ों से महरूम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान। आजादी सहाफत के लिए अजाब बना गिलगित बल्तिस्तान। और श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मुस्तफीद मकामी नौजवान। मुआशरे की तरक्की में नौजवान अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें, इसके लिए उनका सिर्फ तालीम याफ्ता ही होना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी काबिलियत के मुताबिक करियर बनाने के मौके भी मिलने चाहिए। इनमें अच्छी सैलरीज वाली नौकरियां भी शामिल हैं, लेकिन ये बात गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों पर लागू नहीं होती, क्योंकि 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से पाकिस्तान की गुलामी में कसमपुरसी में गुजर बसर कर रहे मकामी लोगों की नौकरियां मेरिट की पामाली करके पाकिस्तानी शहरियों को बांटी जा रही हैं। इससे मायूस कुन मकामी लोगों, खुसूसन नौजवानों में पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरानों और करप्ट अफसरों के खिलाफ गम और गुस्सा बढ़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शिकंजे में जकड़ा ऐसा बदनसीब इलाका है जहां के नौजवानों की तरक्की के तमाम मौक़ों को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अब इसे पाकिस्तान की सोची समझी हिकमत अमली कहें या फिर पॉलिसी, जिसने यहां तदरीसी निजाम को इतना कमजोर बना दिया है कि बड़ी मुश्किल से ही नौजवान अपनी तालीम मुकम्मल कर पाते हैं, और अगर किसी तरह से कर भी लें तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अपने गुजारे भर की मुलाजमत हासिल कर सकें। क्वालिटी एजुकेशन और सोर्स ऑफ इनकम की अदम दस्तयाबी के चलते मकामी नौजवानों के हाथ सिर्फ मायूसी ही आती है, जो कि आगे चलकर इलाकाई व मुआशी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट साबित होती है। मेन इशू यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, और क्वालिटी एजुकेशन के बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम है। जब हमारे नौजवान कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से फारिग होकर आते हैं, वालिदैन की जो पेरेंट्स की जमा पूंजी खर्च करके अपनी डिग्रियां लेके वापस प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, तो उनकी क्वालिटी एजुकेशन और जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो फाइनेंशियली उनको जो एनवायरनमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो उनको रोजगार नहीं देता, रोजगार प्रोवाइड नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है हमारा नौजवान, और उस फ्रस्ट्रेशन के बाद दिगर एलिमेंट्स उसमें शामिल हो जाती हैं, और फिर उस इलाके के लिए जब यूथ फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है तो उसका ग्रोथ रुक जाती है, उस इलाके की, उस रियासत की, उस मखसूस उसकी कम्युनिटी की या माशरे की, और वो इलाका जो है तनज़ुली का शिकार होता है। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर सरेआम मेरिट की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में गिनती की चंद असामियों पर हजारों लाखों की तादाद में नौजवान इस उम्मीद पर फॉर्म भरते हैं कि मुस्तकबिल में कभी तो इन्हें भी अच्छी सैलरी वाली नौकरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन असलियत सामने आते ही पता चलता है कि रातों रात ही या तो इम्तिहानात मुलतवी हो गए हैं या फिर ओहदों पर अपने खास लोगों को भर लिया गया है। इसके अलावा सरकारी महकमों में आर्जी तौर पर मकामियों को भर्ती करने का चलन काफी जोरों पर है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन में से अपने चुनिंदा लोगों को ही चुपचाप मुस्तकिल कर लिया जाता है, और मकामी अहलकार तो बस एहतजाज करते ही रह जाते हैं। मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, और एक वजह ये भी इन यूथ का सबसे बड़ा मसला ये है, आपको पता है गुज़िश्ता मेहदी शाह के दौर से लेकर अभी तक इन लोगों ने एक नया ड्रामा शुरू किया है, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलराइजेशन। पहले क्या करते हैं जी, अपने अपने रिश्तेदारों को ये लगाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे, छोटी छोटी मुलाजिमतों पर लगाते हैं, और वो 16, 17, 18, 19, 20 ग्रेड तक की हम लोगों को देखा। पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, 5 साल बाद कानून साजी करके उनको पक्का करते हैं। ये मेहदी शाह के दौर में हो गया, ये हफीज के दौर में हो गया, अब ये साहब भी हमारे दोस्त हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, इसकी हुकूमत भी तैयार है। तो इससे ये होता है कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनका हक तलफ होता है। गिलगित बल्तिस्तान में बदउनवानी और अकरबा परवरी का बाजार काफी गर्म है। नौकरी हो या कारोबार, मकामी लोगों के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पर सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। पैसे और रसूख की बिना पर किसी भी ग्रेड की नौकरियों पर पाकिस्तानियों को भरा जा रहा है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है
कि पाकिस्तान की नजर में मकामी नौजवानों की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए ये लोग इस नाइंसाफी से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोई एक एहतजाजी तहरीक का आगाज करें, क्योंकि यहाँ पे जो कंटीजेंट और कॉन्ट्रैक्ट नाम पे जो 6000 मुलाजमीन जो गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली ने पास किया था और उनको पक्का करने के लिए यहाँ पे जो करारदाद पास हुई थी, उस पे चीफ सेक्रेटरी और चीफ जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसने एक यहाँ से लेटर्स लिखा है वफाक को, पाकिस्तान को, कि ये एक गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पर बोझ है। तो उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की जो 6000 मुलाजमीन है कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट, वो बोझ नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो बोझ है वो चीफ सेक्रेटरी बोझ है। ऐसा नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, लेकिन ये लोग सिस्टम के आगे मजबूर हैं। ये लोग या तो पाकिस्तान के दीगर शहरों में जाकर छोटी मोटी नौकरियां करने पर मजबूर हैं, या फिर तंग आकर मंशियात, दहशतगर्दी और दीगर समाजी बुराइयों से जुड़ने पर मजबूर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों के लिए एक अच्छी नौकरी ख्वाब ही बनकर रह गई है। बहरहाल अब रुख करते हैं सरहद के इस पार जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो सनती और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने में मददगार साबित हो, जिससे लोगों के कारोबार में बढ़ोतरी के साथ साथ अलग अलग काबिलियत रखने वाले मकामी नौजवानों को बड़ी तादाद में रोजगार मिल सके। इसकी मिसाल श्रीनगर शहर में ई रिक्शा तैयार करने वाले नए यूनिट से मिल जाती है, जहां पर ई रिक्शा तैयार करने में मकामी नौजवानों को उनकी काबिलियत के मुताबिक नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ ही ये यूनिट अपने क्लाइंट्स को ई रिक्शा की सर्विसेज देने की सहूलतें भी दस्तयाब कर रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है श्रीनगर का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहाँ पर बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा बनाए जा रहे हैं। इसके लिए गाड़ी बनाने की सलाहियतें रखने वाले नौजवानों को काम दिया गया है। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत से मकामी नौजवानों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही ई रिक्शा चलाने वालों को शहर में ही सर्विसेज की सहूलत मिल रही है। इसके अलावा सफर करने वालों के वक्त और पैसों की बचत भी हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। हम लोगों ने उनको टेक्निकल हैंड दिया, उनको सिखाया कि कैसे काम होता है। एंड अभी अगर वो मेरे पास से फॉर एग्जांपल जाते भी है कहीं, तो वो कहीं बंद नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अब टेक्निकल हैंड है, वो उससे पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिक रीजन हमारा था ये यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो उस वजह से हमने यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट किया। एंड इससे हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जिन्होंने कस्टमर्स ने लिया है, उनको भी बहुत फायदा है। क्योंकि उनको पहले क्या होता था, जब यहाँ पे अगर कोई ई रिक्शा लेता भी है, फॉर एग्जांपल बाहर से लेता है या कहीं से लेता है, उसके पास सर्विस नहीं थी। सर्विस के लिए उसको बहुत जगह देखना पड़ता था, क्योंकि किसी को नॉलेज थी नहीं। बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उनको सर्विस स्टेशन प्रोवाइड किया, प्रॉपर सर्विसिंग दी। मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तवज्जो ट्रैफिक के जरिए होने वाले पॉल्यूशन को खत्म करने पर मरकूज है। इसके लिए सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तादाद में इजाफा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं। ई रिक्शा की क्वालिटी प्रोडक्शन तयशुदा स्टैंडर्ड के मुताबिक हो सके, इसके लिए स्किल्ड मैन पावर को लगाया गया है। फिलहाल तो यहाँ प्रोडक्शन मैनुअल ही किया जा रहा है, लेकिन इसे वसी करते हुए ऑटोमेटिक करना तय किया गया है। सर, मैंने यहाँ एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया, तो मैंने सुना यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट खुल रहा है, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। मैंने इससे पहले भी कहीं पे भी रिज्यूम डाला था, मगर कुछ हुआ नहीं। तो मैंने यहाँ सुना यहाँ असेंबलिंग यूनिट चल रहा है, तो मैंने यही ज्वाइन किया। इससे बेरोजगार की क्या बोलते हैं उसको, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है। पहले ही यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक्सपीरियंस हो रही है। श्रीनगर के इस मरकज की अहमियत मकामी काबिल नौजवानों को सिर्फ बरसरे रोजगार बनाने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ से ई रिक्शा चलाने वालों के लिए टाइम सेवर भी है। इस यूनिट में ई रिक्शा बनाने के साथ साथ इसकी हर तरह सर्विसिंग भी की जाती है। मसलन इस व्हीकल से जुड़ी असेंबली, मेंटेनेंस
और रिपेयर के काम का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन अब तो इन्हें यहीं पर मरम्मत की सहूलत मिल रही है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इससे गरीब रोजगारों को रोजगार भी मिलता था। ये बहुत अच्छा काम है। तो फिर भी ये लाता था बाहर से, अब बाहर से नहीं लाता था, अब इधर यहाँ ही बनाता था। ये बहुत अच्छा है, हम लोगों को भी फायदा हुआ, हम लोगों को भी 4-5 पैसे बनता था, जो कस्टमर है उनको भी फायदा हुआ, रेट भी रिजनेबल है। शहर में पॉल्यूशन लेवल को कम रखने में मददगार ई रिक्शा को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल नहीं, साफ सुथरी बिजली का इस्तेमाल होता है, जिससे रिवायती तरीके से चलने वाले ऑटो की तरह धुआं नहीं निकलता है, जो मुस्तकबिल में श्रीनगर के माहौल को खूबसूरत बनाने और पॉल्यूशन घटाने में मददगार साबित होगा। इतना ही नहीं, इसके जरिए मकामी लोगों को रोजगार में बढ़ावा मिलेगा और जम्मू कश्मीर की मईशत में भी इजाफा होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में गर्ल्स स्कूलों में असातिजा की कमी को लेकर जिला स्कर्दू में लोगों ने कारगिल रोड को ब्लॉक करते हुए एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर सियासी रहनुमा मंजूर बल्ती ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस एहतजाज की तफसीली जानकारी दी। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि शाहिद नदीम ने गिलगित शहर की इमारतों पर फहराए गए तालिबानी परचम की तस्वीरों को शेयर किया है। पाकिस्तानी आर्मी अब इससे हिफाजत के नाम पर चीन के शहरियों से पैसे लेगा। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि नीलम वैली में 2 हफ्तों से बिजली की सप्लाई नहीं है। इससे नाराज मकामी लोग नीलम शाहराह पर एहतजाज का मंसूबा बना रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड पीआर रियासी ने ट्वीट किया है कि डीसी रियासी ने जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के काम का जायजा लिया। उन्होंने इससे वाबस्ता फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस की जानकारियां ली। मुसर्रत जिया ने ट्वीट किया है कि ये रामबन फ्लाईओवर है। तस्वीर से पता चलता है कि इसका बेशतर काम पूरा कर लिया गया है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर हुनरमंद नौजवानों से भरा हुआ है। मिलिए फुटबॉल ट्रिक आर्टिस्ट शाह हुजैब से इन्होंने महज 30 सेकंड के दौरान सबसे ज्यादा फुटबॉल ट्रिक से बास्केट में डालते हुए इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मजीद 2 बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर दिया। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इसके लिए जहां एक जानिब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूरदराज इलाकों में काउंटर टेररिज्म की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह की मुज़ाकरात व इजलास के जरिए दहशतगर्दी की पुश्त पनाही में लगे पाकिस्तान को अपने नापाक मंसूबों से बाज आने की हिदायत भी दी जा रही है। इसकी मिसाल गोवा में मुनक्किद शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO मीटिंग के दौरान दिखाई दी, जब वजीर खारजा S जयशंकर ने सख्त अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दी और अमन की बात एक साथ नहीं हो सकती। तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय हिफाजती अमले के जवान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे में लगे हैं। लेकिन PTV चैनल तो बस पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव फैलाने और भारतीय हिफाजती अमले को बेरहम करार देने में ही लगा रहता है। दुनिया भर के सहाफी 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते रहे, तो वहीं गिलगित बल्तिस्तान के सहाफी मुसीबतों की मार झेलते रहे। गिलगित बल्तिस्तान में गिने चुने मकामी अखबारात भी बंद होने के कगार तक जा पहुंचे हैं। इसके साथ ही यहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस अपने ब्यूरो खोलकर मकामी मीडिया को
पेशे से बाहर रखने की साजिशें कर रहे हैं। इसके चलते मकामी सहाफियों के आगे भूखों मरने की नौबत आ गई है। बढ़ती महंगाई से बुरी तरह मुतासिर अखबारात के मालिकान के पास तनख्वाहें देने तक के पैसे नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ज़राए इब्लाग को काबू में करने के लिए हुकूमत की तरफ से अखबार मालिकों को इश्तिहार के पैसे न देने का तानाशाही हरबा भी अपनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आज कभी मजबूरों के हक और हुकूक की आवाज बुलंद करने वाले सहाफियों को उनके बुनियादी हुकूक तक से महरूम रखा जा रहा है। 3 मई यानी बैनुल अक़वामी यौम आज़ादी सहाफ़त का दिन, ये ऐसा दिन है जब दुनिया भर के सहाफ़ी को इस पेशे से वाबस्तगी रखने पर फख्र महसूस होता है। वहीं गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ी अफसोस करते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर उन्होंने सहाफ़त का मुश्किल रास्ता क्यों इख्तियार किया। यहाँ मीडिया, खास तौर से मकामी मीडिया पर शिकंजा कायम करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अखबारों के माली वसाइल छीने जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से अखबारात बंद हो चुके हैं। एहतजाज के जरिए वो अपनी बातों का इजहार करते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनके आसपास भी पुलिस और एजेंसियां खड़ी रहती हैं। हमारा माशरा सहाफ़ियों से ये तकाजा करता है कि हम फैक्ट्स एंड फिगर पे रिपोर्टिंग करें। इस माहौल में फैक्ट्स एंड फिगर पे रिपोर्टिंग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी जो रिपोर्टिंग करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे, वो भी अपने ज़राए से वो करते हैं। हुकूमत की तरफ से अभी तक यहाँ पे जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उसका कानून अमल दरामद न होने की वजह से जो मालूमात है, जो दुरुस्त मालूमात है, वो सहाफ़ी तक बाज़ाबिता तरीके से नहीं पहुँच सकती है, जिसके बाइस यहाँ जो बड़े मसाइल है उनकी निशानदेही तो होती है लेकिन उनके ऊपर बाज़ाबिता तरीके से रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादातर मीडिया एक कंपनी की सूरत में काम कर रहा है, जिस पर हुकूमत और फौज का दबाव होता है कि उसे कौन सी खबर दिखानी या छुपानी है। अवाम के बीच से उठने वाले मसाइल कहीं गुम होकर रह जाते हैं, क्योंकि पाबंदी के तहत इन्हें एजेंसियां दिखाने या छापने के लिहाज से सेंसर कर देती हैं। अवाम के मसाइल या मुद्दे अक्सर दब जाते हैं। सहाफ़ी तबके को आज भी हुकूमतें किसी खबर की जानकारी या तफसीली इत्तला देने से मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी कोई चीज नहीं है जिससे हकीकत मंजर आम पर आ सके। यहाँ पे जो हमारे साथी दोस्त हैं, ये इनका देरीना मुतालबा रहा है कि राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का जो कानून है वो यहाँ बनाया जाए। तमाम शोबों ने ये कानून बनाया है, वफाक ने भी बनाया है, सिर्फ जी भी इससे महरूम है। तो हमारा मुतालबा ये रहा है कि ये कानून यहाँ बनाए ताकि यहाँ के लोग एम्पावर हो जाए। इन लोगों के पास एक हथियार आ जाएगा, ये वो हथियार है जिसका इस्तेमाल करते हुए, ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी शहरी, सिर्फ सहाफियों के काम की चीज नहीं है, ये तो हर शहरी के काम की चीज है कि वो किसी भी महकमे के बारे में तफसीलन मालूमात ले सकता है और उसके ऊपर एहतसाब का जो एक अमल है उसमें शराकतदार हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान का मीडिया मजबूर है, लाचार है। जिस मकसद के लिए मीडिया या पेशाए सहाफत का वजूद है, यहाँ पर वही गायब है, यानी अवाम और हुकूमत के बीच बातचीत के जरियों को ही फौजी बूटों तले रखा जाता है। दूसरी जानिब कम और बेवक्त तनख्वाह वाले सहाफी जिस्मानी मेहनत मजदूरी करने वालों से भी गए गुजरे मालूम होते हैं। उस पर भी ये ज़हनी खदशा कि कौन सी खबर दिखानी है और कौन सी छुपानी सहाफियों की नींद हराम कर देता है। खास तौर से खवातीन सहाफियों को तो और भी ज्यादा दिक्कतें पेश आती हैं, क्योंकि इसमें खवातीन गिनती की ही दिखाई देती हैं। यहाँ पे न सहाफ़ी आज़ाद है न सहाफ़त आज़ाद है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जब आप कोई रिपोर्टिंग करते हैं, जब आप कोई खबर ब्रेक करते हैं, फिर उसके जो इफ़ेक्ट्स जो पड़ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। और
کیونکہ یہاں پہ آپ نے صرف منسٹر صاحب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا والی سٹوریز ہی آپ اخبار کی زینت بناتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک انویسٹیگیٹو سٹوریز یہاں پہ کوئی خاص اہمیت بھی نہیں دی جا رہی ہے، ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی خبر اس قسم کی ہو بریک کرے اور تو پھر اس کے بعد اداروں پہ بھی دباؤ بڑھ جاتا ہے، صحافی پہ بھی دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور صحافی کو پرسنلی بھی کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کی فیملی پوری بھی دباؤ کی شکار ہوتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی پر عائد پابندیوں کے بیچ عوام کے حقوق کی خلاف ورزیوں اور مسائل کو منظر عام پر لانے والی گلگت بلتستان کی میڈیا خود ہی مسائل میں الجھی پڑی ہے، نہ ہی انہیں کسی بھی طرح کی کوئی سہولیات فراہم کرائی گئی ہے اور نہ ہی ان سے متعلق کسی بھی سدھار میں کسی سیاسی جماعت یا اداروں کو کوئی دلچسپی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں میڈیا کے کارکنوں کا دم گھٹتا نظر آتا ہے۔ ایسے میں جب مقامی میڈیا بند ہو جائے گا اور پاکستان اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے خبریں شائع کرے گا تو عوام کے ساتھ کی جا رہی ناانصافی کی خبریں کبھی منظر عام پر نہیں آ سکیں گی۔ گلگت بلتستان میں شعبہ صحافت کی آواز کو دبانے والے پاکستان کے تمام حربوں کو دیکھنے کے بعد اب ایک بار پھر لوٹتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں مقامی انتظامیہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں لوگوں کو روزگار کے ذریعے خود کفیل بنانے کے لیے کئی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات سے دیہی علاقوں کے لوگ، خاص طور سے خواتین کو دستکاری کی تربیت دی جا رہی ہے جس سے وہ خود اپنا کاروبار چلا سکیں۔ ضلع راجوری میں مختلف علاقوں کی خواتین کو دستکاری میں آگے لانے کی خاطر دستکاری محکمے کی جانب سے نہ صرف سال بھر کا کورس کروایا جا رہا ہے بلکہ خواتین کو مالی امداد بھی مہیا کرائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ ہر ہنرمند ہاتھ کو روزگار مل سکے، اس کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے مختلف منصوبوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس سمت میں الگ الگ کام کے ذریعے مختلف سیکٹر سے وابستہ لوگوں کو ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ خواتین کو بھی تربیت یافتہ بنانے کی مہم مسلسل جاری ہے۔ اس کے مد نظر راجوری ضلع کے ڈھانگری بلاک میں ٹریننگ سینٹر کھولا گیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس کی جانب سے مقامی خواتین کے لیے مختلف کورس کروائے جا رہے ہیں جن میں سال بھر کا ڈپلوما بھی شامل ہے۔ یہ 1 سال کا ہمارا ایک کورس ہوتا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک ڈپلوما دیا جاتا ہے جس سے ہم آگے کوئی بھی اپنا یہ کام شروع کر سکتے ہیں، کسی کو سکھا سکتے ہیں، ٹریننگ وغیرہ دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں لون بھی دیا جاتا ہے جس سے ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جو بھی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ یہ غریب لڑکیوں کے لیے اور بے روزگار عورتوں کے لیے ہوتا ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی اور اپنا کام خود شروع کر سکتی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے تو عورتوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ ڈھانگری بلاک کے پوتھا پنچایت کی خواتین ہمیشہ سے ہی گھروں میں خالی بیٹھنے کی بجائے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایسا کام سیکھنا چاہتی تھی جو آگے چل کر آمدنی کا اچھا ذریعہ بن سکے۔ لہٰذا راجوری کے اس سینٹر میں آس پاس کے دیہی علاقوں سے آئی خواتین کو کڑھائی کی مختلف ڈیزائن و پیٹرنز کی باریکیوں سے روبرو کروایا جا رہا ہے، جسے سینٹر میں آنے والی خواتین بڑی دلچسپی کے ساتھ سیکھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ہم بڑے خوش ہوئے سینٹر کے لیے، ہم نے کہا ہم یہ سیکھیں گے فلکاری، تو میڈم جی نے وہاں میرا سے یہاں سینٹر لایا تو ہم بڑے خوش ہو کے ادھر سے لڑکیاں سیکھ رہی ہیں، بڑے دور دور سے لڑکیاں آتی ہیں، چھوٹے بچے بھی لے کر آتی ہیں، تو ان کو بہت شوق تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی سینٹر آئے۔ آج دن تک کوئی یہاں اسکیم نہیں ہے، یہ پہلی بار اسکیم آئی ہے، اس کے لیے میں نے بہت سہیوگ دیا ہے، اس کے لیے مجھے بھی بہت شوق تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی اچھی چیز ہے سیکھنے کے لیے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آگے لڑکیاں کام کریں، گروپ بنائیں، اپنا کام چلائیں، یہاں سے سیکھ کر آگے بڑھیں، تو اس لیے میں نے یہ سینٹر کھلوایا ادھر۔
राजौरी के हुनरमंद और मुस्तकबिल में कुछ कर गुजरने की इन ख्वाहिशमंद खवातीन को दस्तकारी महकमे की ओर से अलग अलग फैब्रिक्स पर सिलाई कढ़ाई की तरबियत देने के अलावा खुद का सन्नत कायम करने में इन्हें आसान शरह सूद और सब्सिडी के तौर पर माली इमदाद भी दी जा रही है। 1 लाख तक का लोन तो काफी आसानी से इन्हें मिल जाता है, जिससे तालीम याफ्ता के साथ साथ कम पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपना खुद का काम शुरू कर सके। वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो मेन स्कीम चल रही है वो है तेजस्विनी जो है हमारी स्कीम है, उसके अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स वो सामने आई हैं, उन्होंने गाड़ी एक लोन पे ली है और उसको अच्छे तरीके से वो चला रही हैं। इसके अलावा PMEGP में काफ़ी ज़्यादा लोनिंग हुई है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो ऐसे लोन लेके अच्छे से जो काम कर रही हैं। इसके अलावा जो हमारे रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SRLM के ग्रुप्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बिक रहे हैं, चाहे उसमें जूट बैग्स हों, चाहे उसमें पॉलीथीन्स हों, चाहे वो कॉटन बैग्स हों। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बिक रहे हैं और ये हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर्स हैं जो इस तरीके को इस स्कीम को जो अच्छे से चला रही हैं। इस सेंटर से उन खवातीन को खास तौर से माली फायदा मिल रहा है जो इक्तिसादी तौर से कमजोर कुनबों से वाबस्ता है। काबिले गौर है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों से जम्मू कश्मीर के देही इलाके, खास तौर से जो सरहद के करीब हैं, उन इलाकों में इंतजामिया के इक़दामात से लोगों को बेहतर जिंदगी गुजारने के मौके दस्तयाब करवाए जा रहे हैं। ऐसे में खवातीन को समाजी व इक्तिसादी तौर पर मजबूत बनाने के इक़दामात मुस्तकबिल में इन्हें मुआशरे में अहम किरदार अदा करने में काफी मददगार साबित होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।